फ्रेंड्स, हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक पढ़ रहे थे। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके। एक तो यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा था इंडिफरेंस कर्व। इसमें तीसरा आता है डिमांड। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़रूरी भी है ये चैप्टर। डिमांड की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात आती है डिमांड की डेफिनेशन की। डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, अगर आपको कोई कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड फॉर एप्पल इज़ 10 kg, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या ये डिमांड की डेफिनेशन में आएगी कि कंज्यूमर्स 10 kg एप्पल्स की मांग रहे हैं? क्या ये डिमांड है या नहीं है? तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये डिमांड नहीं है, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इसमें देखो, 10 kgs मांग रहे हैं, कब मांग रहे हैं और किस प्राइस पर मांग रहे हैं, वो भी लिखना पड़ेगा। क्या प्राइस है, कितने रुपए पर केजी के एप्पल हैं और किस दिन मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस डिफर करेंगे, डेट्स भी डिफर कर सकती है। ठीक है, सीज़न है या सीज़न नहीं है उस गुड का, प्राइस क्या चल रहा है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी डिमांड की जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ डिमांड में सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं आनी चाहिए, क्वांटिटी तो आनी चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड तो है ही कि क्या किस चीज़ की डिमांड हो रही है, फिर उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, किस प्राइस पर हो रही है और किस टाइम पर हो रही है। ये सारी चीज़ें मेंशन होगी, तब वो डिमांड की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। समझ में आ गया? तो क्या बोलेंगे हम? क्वांटिटी ऑफ अ गुड कंज्यूमर और ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर, जब एक से ज़्यादा हैं तो। ठीक है, आर विलिंग टू बाय, एक्चुअल में बाय नहीं किया, अभी बाय कर रहे हैं। आर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए और एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए। वो मेंशन नहीं है तो वो डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाती। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, डिमांड शेड्यूल, जो थर्ड पॉइंट दे रखा आपको, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में। ठीक है, ये है डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको, टेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने एक टेबल बना रखी है प्राइस और क्वांटिटी की, दिख रही होगी आपको, प्राइस और क्वांटिटी की। ये टेबल डिमांड शेड्यूल कहलाता है, जिसमें हम लोग प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन लिखते हैं। और ये बच्चे बच्चे को पता है ये वाला रिलेशन क्या है। मतलब सब कोई किसी से भी पूछोगे अगर आप कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो बताओ गुड की डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी, तो सब यही जवाब देंगे कि प्राइस बढ़ेगा तो गुड की डिमांड कम होती चली जाएगी, है ना। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा गुड का, वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होगी। या फिर उल्टा बोलें, प्राइस कम होगा तो गुड की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल, इसका मतलब क्या हुआ, क्या दिखाता है डिमांड शेड्यूल? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखाता है। अच्छा, इस रिलेशन को क्या बोला जाता है? देखो, अब हम ना इस चैप्टर में कई रिलेशंस पढ़ेंगे। जब दोनों उल्टे चल रहे हो, उल्टे मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इसको बोला जाता है इनवर्स रिलेशन। कैसा? इनवर्स रिलेशन। और दोनों साथ चलें अगर, कि प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी भी अगर बढ़ जाए, मतलब इसमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई दो चीज़ें साथ चले तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन या फिर पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन जब दोनों एरो साथ साथ चले, और इनवर्स रिलेशन मतलब एक बढ़े और दूसरा कम हो जाए। समझ में आई बात? तो डिमांड शेड्यूल क्या दिखाता है? हमें बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन। लेकिन एक लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्या? कोई और फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कोई और फैक्टर जो डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें चेंज आ गया तो फिर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो इनवर्स रिलेशन है वो मेंटेन नहीं रहेगा। आप कहोगे कैसे? देखिए, आपने क्या, अभी हमने क्या सीखा कि प्राइस बढ़ेगा तो गुड की डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। अब प्राइस तो कम हुआ, लेकिन लोगों की इनकम भी बहुत कम हो गई। ठीक है, अभी हम पीछे के लॉकडाउन की बात कर लें अगर, तो कई लोगों का बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, बहुत सारी लोगों की नौकरियां चली गई इसकी वजह से। अब इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा क्या पड़ेगा कि ठीक है, अगर, और कंपनीज क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्राइसेस कम भी कर रही हैं।
लेकिन उनके गुड की डिमांड फिर भी नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि ठीक है आपने प्राइस कम कर दिया, लेकिन लोगों की इनकम भी तो खत्म हो गई, तो ये वाला फैक्टर भी तो लग गया। ठीक है, तो ऐसे तो कभी डिमांड शेड्यूल हम बना ही नहीं पाएंगे। ऐसे तो डिमांड शेड्यूल कभी बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, ये तो और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा, खाली प्राइस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। आप सीखोगे इस चैप्टर में कि बहुत सारे और भी फैक्टर हैं, सिर्फ प्राइस या इनकम ही नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गुड के प्राइस हिल सकते हैं, गुड की डिमांड हिल सकती है। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन अगर बनाना है तो ये मानना पड़ेगा नहीं बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर में कोई चेंज नहीं आया, लोगों की इनकम में कोई चेंज नहीं आया, या बाकी और कोई फैक्टर जो इम्पैक्ट कर सकता था उसमें कोई चेंज नहीं आया। समझ में आ गई बात? तो देखिए, अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस during a given period of time, assuming no change in other factors influencing demand. Assuming no change in other factors influencing demand. ये जरूर लिख कर आना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिमांड कर्व। शेड्यूल के बाद कर्व तो वही होता है। शेड्यूल को अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू बना लो, क्या करो, प्राइस को तो आप लोग रख दो एक्स वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी को रख दो एक्स एक्सिस पर। बनाकर देखोगे अगर आप लोग तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आएगा? स्ट्रेट लाइन देखो जनरली, अब अगर आप इस वाले का बनाओगे जो मैंने दिया है एग्जाम्पल, इसका तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इसका स्ट्रेट लाइन ही नीचे की तरफ जा रहा होगा बिल्कुल सीधा। लेकिन वैसे इसकी शेप जो मैंने, ये जैसे इंडिफरेंस कर्व की शेप थी ना, वैसी सी शेप होती है इसकी। इसका रीजन क्या है? देखो, पहले प्राइस अगर 5 रुपये था तो डिमांड कितनी थी? 100 यूनिट्स की। प्राइस कम हुआ, 4 रुपये हो गया, तो डिमांड बढ़कर कितनी हो गई? 200 यूनिट्स की। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी, प्राइस और कम हुआ, 3 पे आया तो डिमांड कितनी हो गई? 300। प्राइस और कम हुआ, 2 हो गया तो डिमांड हो गई 400, फिर और कम तो और हो गई 500। तो प्राइस कम होता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि हमेशा प्राइस 1 रुपये से ही कम हो रहा है और डिमांड हमेशा 100 यूनिट से ही बढ़ रही है एग्जैक्टली। तो ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है ना, मतलब प्रैक्टिकली अगर आप लोग सोचो तो क्या ऐसा हमेशा होगा कि हमेशा बिल्कुल एग्जैक्टली 100 यूनिट से डिमांड बढ़ेगी? बढ़ सकती है, 100 के बाद 190 हो जाए तो ये भी तो बढ़ना ही है, ज़रूरी तो ना हमेशा 100 का ही गैप आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकली इसका कर्व जो ऐसे की शेप में जाता है इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंगली। लेकिन फिर भी आप लोग जब डिमांड कर्व बनाया करोगे आगे से तो स्ट्रेट लाइन ही बनाना है एज पर CBSE। ठीक है, हम लोगों को अपने कोर्स के हिसाब से स्ट्रेट लाइन ही बनाना है। ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए भी बता दिया कि डिमांड कर्व ज़रूरी नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही हो, लेकिन फिर भी जब हम आगे यूज़ करेंगे चैप्टर्स, इस चैप्टर में या अगले चैप्टर में डिमांड कर्व को बनाना, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ही बनाकर चलेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से राइट में नीचे की तरफ आ रहा होता है। बात समझ में आ गई है? ये तो था डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, ऑल्सो गिव इट्स एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? क्या उसकी कोई एक्सेप्शंस भी होती हैं क्या? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड वही है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये वर्ड्स जो हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस और क्वांटिटी आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, वही चीज़ है जो डिमांड शेड्यूल में हमने पढ़ा था, डिमांड कर्व जिसके अकॉर्डिंगली बनाया था कि प्राइस, आज आपने मतलब मेन देखा जाए तो यही पढ़ा है कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव इनवर्स रिलेशनशिप। फिर कहता है क्या इसकी कोई एक्सेप्शंस भी हैं? मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ रहा हो फिर भी डिमांड बढ़ रही हो? क्या ऐसा किसी केस में पॉसिबल है? या प्राइस कम हो रहा हो फिर भी डिमांड कम ही हो रही हो, बढ़ ना रही हो? तो कह रहे हैं हाँ, कुछ हैं एक्सेप्शंस ऐसी। क्या है? पहली देखो, गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केर्स इन फ्यूचर। उम्मीद ऐसी लग रही है
कि शायद गुड्स की कमी आ जाएगी आगे चलकर। ठीक है, आशंका कह सकते हो आप इसको, उम्मीद वर्ड थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, कि ऐसी आशंका है कि गुड्स कम हो जाएंगे। बीच में कभी कभार ऐसा होता है इंडिया में भी, व्हाट्सएप मैसेजेस फेक आते हैं और ये आ जाता लिखा हुआ, जैसे लॉकडाउन में भी आया था कि बीच में अनाज की कमी हो जाएगी, या फिर लोग, आपने देखा होगा कि जब भी लॉकडाउन एक नया एक्सटेंड होता था तो उससे 1-2 दिन पहले बहुत भीड़ होती थी ग्रॉसरी की शॉप्स पे। इवन इफ कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि असेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई हम नहीं रोकेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि गुड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केर्स, ये लग रहा था कि कमी हो जाएगी, तो लोगों ने महंगे भी खरीदे। बेचने वाले ने भी फ़ायदा उठाया, खूब महंगे महंगे बेचे, और ख़रीदने वाले ने मजबूरी में ये समझ के कि आगे कमी ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो कम से कम मैं तो अपने घर में भर लूँ, बाकी जो होता रहे देश का, इसमें मैं क्या करूँ, लेकिन मेरा घर भर जाए। तो ऐसा भी हुआ है। तो goods expected to become scarce in future are purchased in increased quantity even when their prices are soaring upwards due to the fear of future rise in prices। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? स्टेटस सिंबल गुड्स। कई बार स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं तो वो महंगे होते जाते हैं तो और ज़्यादा खरीदे जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये दिखाने के लिए कि देखो महंगी चीज़ ले रहा है बंदा। ठीक है, जैसे कई गाड़ियाँ ऐसी आती है जो बहुत महंगी है और उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो भी लोग उसको खरीद रहे हैं, ये दिखाने के लिए लोगों को कि देखो ये महंगा भी होता जा रहा है, फिर भी हम लोग खरीद रहे हैं, अपना स्टेटस शो करने के लिए। तो कई गुड्स स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। स्टेटस सिंबल गुड्स आर परचेज्ड नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू बट बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस, लाइक डिमांड फॉर ऑल्टो कार्स has been rising in spite of their prices have been rising continuously। समझ में आ गया? नेक्स्ट है फैशन। कई बार कोई चीज़ फैशन में आती है तो उस टाइम पर वो खरीदी जाती है, चाहे जितनी महंगी हो जितनी सस्ती हो। ठीक है, बीच बीच में हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का फैशन चल जाता है, और जब वो चीज़ फैशन में होती है तो खरीदी जाती है चाहे कितनी भी महंगी हो। तो डिमांड फॉर गुड्स विच आर इन फैशन does not fall even when their prices increase। नेसेसिटी जो ज़रूरत की चीज़ें, नमक वगैरह, अब इसके प्राइस तो बढ़ेंगे तो भी इंसान लेगा ही, और इसमें कोई ज़्यादा कम की बात नहीं होती। अब कोई ये तो है नहीं कि अगर सस्ता होगा तो लोग कोई नमक ज़्यादा खाना शुरू कर देगा। नमक तो जितनी मात्रा में वो लेता उतना ही लेगा जनरली। तो इस वजह से नेसेसिटी वगैरह में कहा जाता है कि ज़्यादा प्राइस के चेंज का डिमांड पर जनरली कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। तो लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट सीन ऑपरेटिंग इन केस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड ग्रेन्स, सॉल्ट एक्सेट्रा। इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर जैसे अभी लॉकडाउन इमरजेंसी सिचुएशन थी, ठीक है, इसमें लोगों ने खरीदा। तो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी लाइक फ्लड, फेमाइन, वॉर एक्सेट्रा, द हाउस होल्ड्स डू नॉट बिहेव इन द नॉर्मल वे। मिसलेनियस मतलब और कोई कारण भी हो सकता है। फ्यूचर चेंज इन प्राइस, फ्यूचर में ये लग रहा है अब तो और बढ़ेंगे इसके दाम, तो अभी ही ले लो। दाम बढ़ रहे हैं तो भी लोग ले रहे हैं, कभी इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो, इस आशंका में। चेंज इन वेदर कंडीशंस, इग्नोरेंस ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस, जिसको पता ना हो कि प्राइस क्या है, क्या आगे हो रहा है प्राइस का, ठीक है, तब भी वो चीज़ें खरीदी जाती है। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज हम लोगों ने डिमांड के बारे में बेसिक डिस्कशन कर लिया, इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।